हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई एम आकाश और फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो काइंडली आप इसे अच्छे तरीके से वॉच करो, सारे क्वेश्चंस को देखो और इसे प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो सेशन रहने वाला है वहाँ पे हम क्वेश्चंस के थ्रू अपनी कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, जो हमारी आरपीएससी या फिर एमपीपीएससी की एग्जामिनेशन है, जिसकी लेटेस्ट बैच जो है वो 10 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, जो भी स्पेसिफिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही हो रहा है, तो आप हमारे जर्नी का हिस्सा बन सकते हो। और अगर आप इसके लिए खुद को रजिस्टर करना चाहते हो, तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू या फिर हमारे एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्टर कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। यानी कि केवल आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है अगर आप एमपीपीएससी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो। सो फॉर दैट एमपीपीएससी 10 आपकी जो प्राइस पॉइंट है वो 10% से रिड्यूस हो जाएगी। एंड सिमिलरली आरपीएससी एग्जामिनेशन के लिए भी आरपीएससी 10 अगर आप इस्तेमाल करते हो कूपन कोड, तो जितनी आपकी कोर्स की फ़ी होगी वो 10% से डिस्काउंट हो जाएगी। और जो भी व्यक्ति एनटीए का तैयारी कर रहा है, जिस नेट एग्जामिनेशन के लिए या फिर स्टेट एग्जामिनेशन के लिए, जो भी नेट या फिर स्टेट एस्पायरेंट है, उसके लिए ये एग्जामिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा उसके रेंज में है। कहने का मतलब है केवल वहाँ पर डिफर कर जाती है चीज़ें। जब आपको अगर एमपी के रिगार्डिंग पढ़ना हो तो उसके पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, जिसकी भी आपको डेडिकेटेड लेक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड सिमिलरली फॉर द आरपीएससी एग्जामिनेशन। लेकिन अगर बात हो इकोनॉमिक्स को लेकर, आप इकोनॉमिक्स से टारगेट करने वाले हो एग्जामिनेशन को, तो आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और इसके एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम ही है। ठीक है, और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर यूजीसी नेट एस्पायरेंट हो तो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए भी जा सकते हो। किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और जैसा आप सभी को पता है, सभी को क्या पता है कि जब आप आईएफएस की जर्नी का हिस्सा बनते हो तो यहाँ पे हम किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप जब आईएफएस के साथ जुड़ जाते हो तो आप डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर अटेंड करते हो। ठीक है, किसी भी रीजन से अगर आप लाइव लेक्चर मिस कर देते हो तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का भी ऑप्शन होता है। प्लस आपको हर लेक्चर का डेडिकेटेड टीचर के हैंड आउट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो आपको फर्दर नोट्स मेकिंग में हेल्प करती है। उसके साथ ही साथ जो भी लेक्चर कंडक्ट करवाए गए हैं उसके बेसिस पे आपसे सवाल पूछा जाएगा, और वो सवाल उसी तरह के होते हैं जिस पैटर्न पे एनटीए द्वारा सवाल आपसे पूछा जाता है, ताकि आप ये भी एवेल्युएट कर सको कि मेरे लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप उन सारे सवालों को सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे जिस पैटर्न पे एनटीए द्वारा सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आप हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट का भी हिस्सा बन सकते हो, जहाँ पे अपने लर्निंग, अपने प्रिपरेशन की आप वीकली इवैल्यूएशन भी कर सकते हो और ये भी देख सकते हो कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस हद तक पॉसिबल हुई है और अभी भी कितना मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। और सबसे मेन पार्ट जिसे मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ अपने क्लास में, वो ये कि आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2004 से लेकर 2023 तक के, क्योंकि जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन भी हुए हैं आपके मार्च के मंथ में, वो भी बहुत जल्द यहाँ पे अपडेट कर दिए जाएंगे विद द मार्क्ड आंसर्स। और केवल इतना ही नहीं, आप केवल उन क्वेश्चंस को यहाँ से एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, बल्कि आप उन सारे क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जब हम लोग प्रिपरेशन किया करते थे तो वैसी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश किया करते थे जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके। और सबसे खास बात यह है इस एप्लीकेशन की कि आप अपने लाइव स्कोर को भी देख पाओगे, और इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप रियल टाइम में एग्जामिनेशन दे रहे होगे तो किसी भी तरीके से टाइम मैनेजमेंट की इशू, या फिर आप देखते हो ना जब एग्जामिनेशन फेस करने जाते हैं हम, जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उनका कभी ना कभी टाइम मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है, आपको अपनी आदत क्या लगानी है, इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे, अगर आपने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया है, तो कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कितना ज़्यादा अहम रोल निभाता है। अगर आप इस एग्जामिनेशन को केवल कॉन्सेप्ट रीड करके जाओगे और सोचोगे एग्जामिनेशन मेरा क्रैक हो जाए, तो चांसेस बहुत कम हो जाती है, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते। और इस एप्लीकेशन के थ्रू तो आपको ऑप्शन मिलता है क्या, आप उन सारे क्वेश्चन को एज अ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो।
अपने लाइव स्कोर को भी देख पाओगे अपने एप्लीकेशन के ऊपर। और साथ ही साथ हमारे फ्री ऐप जो आप डाउनलोड करते हो, एंड्रॉयड यूज़र अगर आप हो तो प्ले स्टोर से, या फिर अगर आप एक iOS यूज़र हो तो अपने ऐप स्टोर से आप जाकर IFS का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप टारगेट कर रहे हो अपकमिंग एग्जामिनेशंस को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाके, उदाहरण के तौर पे इकोनॉमिक्स, वहाँ पर जाकर रजिस्टर करें खुद को, और उसके बाद जितनी भी रिक्वायर्ड मटेरियल आपके पास मौजूद होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, और सबसे अहम चीज़, आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, जिससे आप एज अ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन में बढ़ते हैं आगे। तो आज के सेशन में हम मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर टॉप क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इनमें से कौन सा वैसा ऑप्शन है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अच्छे तरीके से डिफाइन करती है। और हमें पता है प्राइस के बेसिस पे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या होता है, भेदभाव करना। जब आप प्राइस के बेसिस पे भेदभाव कर रहे होते हो, और जब हमने मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था 3 डिग्रीज होती है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और हमने सारे डिग्रीज को पढ़ा था कि आप फर्स्ट डिग्री में क्या देखते हो। देखो मैं आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ। जब बात होती है फर्स्ट डिग्री की, ठीक है, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, किस डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आपसे आपका सरप्लस छीन लिया जाता है, यानी कि कंज्यूमर से उनका सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो वो कर लिया जाता है आपके फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से। यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं, और फिर डिपेंड करता है इलास्टिसिटी कैसी है मार्केट में। ठीक है, किस किस मार्केट में कैसी इलास्टिसिटी है। ठीक है, और वहाँ पे क्या करेंगे, एक ही प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट चार्ज करेंगे दोनों मार्केट में। बात समझ में आ रही है। और जितना लोग विलिंग करेंगे पे करने के लिए उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, वो उनसे उतना एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहेंगे हर एक मार्केट से। मार्केट में सेम प्रोडक्ट बेचकर वो अलग अलग प्राइस पे बेच रहे होते हैं, यानी कि प्राइस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं। तो वो आता है आपके फर्स्ट डिग्री के अंतर्गत, जहां पे आपसे आपका कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करता हूं सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें किस तरीके से भेदभाव होगा। आपको मान लो मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ, इस पर्टिकुलर पेन को अगर आप मार्केट से परचेज करने जाते हो तो आपको हर पेन की कीमत 10 रुपये चुकानी होती है। लेकिन कभी आप किसी दुकानदार के पास जाओ और आप कहो क्या कि भैया मुझे पूरा कार्टन चाहिए, यानी कि इस पेन का पूरा कार्टन मुझे दो, तो वो क्या कहेगा, ठीक है भैया ले जाओ, इस कार्टन में टोटल 100 पेन्स अवेलेबल है, और अगर आप पूरा कार्टन लेते हो तो मैं आपको 8 रुपये पर पीस के हिसाब से दे दूंगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि केवल आप क्या करोगे, 800 रुपये उसे चुकाओगे और पूरा कार्टन घर लेकर आ जाओगे। लेकिन आप याद रखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल पेन को परचेज कर रहे थे तो आपको एक पेन के लिए 10 रुपये देना पड़ रहा था। लेकिन जब आप बल्क में परचेज करते हो तो वहां पे आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जब आप बल्क परचेजिंग करते हैं तो आपको डिस्काउंट का लाभ देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें आती है सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। अगर मैं बात करूं थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है ना, तो ये आमतौर पर देखा जाता है मार्केट में। और यहाँ पे किस तरीके से भेदभाव होता है, उदाहरण के तौर पे मान लो अभी रिसेंट एक मूवी आई थी, कौन सी, मार्वल की। मैं भी मार्वल का फैन हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी भी मार्वल के फैन होंगे। रिसेंट में एक मूवी आई है एंटमैन। अब मान लो कि उस पर्टिकुलर मूवी को ना अलग अलग एज क्राइटेरिया वाले लोग देखने जाते हैं थिएटर में। कहने का अर्थ क्या है, वो एक ही मूवी वॉच करने जाने वाले हैं, बट अलग अलग एज स्ट्रक्चर के लोग हैं, एडल्ट भी है, बच्चे भी है और बूढ़े भी है। तो एक ही मूवी को देखने के लिए मान लो कि वो थिएटर वाला बंदा जो है बच्चों से चार्ज कर रहा होता है 100 रुपये, एडल्ट से चार्ज कर रहा होता है 150 रुपये, और ओल्ड एज से चार्ज कर रहा होता है 200 रुपये। कहने का अर्थ क्या है, वो अल्टीमेटली मूवी एक ही शो करवाने वाला है लोगों को, बट उन सारे एज स्ट्रक्चर वाले लोगों से अलग अलग चार्जेस वसूल रहा है। तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अब समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को। सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज selling a certain product of given quality and cost per unit at a different prices to different buyers। यानी कि अलग अलग बायर से आप अलग अलग चार्ज कर रहे होते हो। तो ये बेस्ट डिस्क्राइब करती है आपके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को। उम्मीद करता हूँ आपको अभी चीजें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है,
कंपेयर टू द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन अब मोनोपोलिस्ट इज मोर लाइकली टू, ठीक है, कंपेयर टू द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तुलना में अब मोनोपोलिस्ट इज लाइकली टू क्या वो चार्ज करेगा हायर प्राइस, क्या वो प्रोड्यूस करेगा लोअर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट, मेक अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब एक बात को समझिए, मैं इनके ना नेचर को बताता हूं आपको। जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो जानबूझकर क्या करते हैं, अपने क्वांटिटी को कम रखते हैं, अपने क्वांटिटी यानी कि अपने प्रोडक्ट के क्वांटिटी को कम रखते हैं। और आप मुझे लॉजिकली सोचकर बताओ, किसी भी कमोडिटी की अवेलेबिलिटी यानी कि मौजूदगी अगर मार्केट में कम होगी तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी या कम होगी, मुझे ये बताइए। अगर कोई चीज़ मान लो कि बल्क में अवेलेबल है तो उसकी प्राइस कम होगी या ज़्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई भी कमोडिटी मार्केट में बल्क में मौजूद होती है तो उसकी प्राइस कम होती है, लेकिन अगर कोई भी कमोडिटी या फिर गुड्स मार्केट में बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है तो उसकी प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है। सिमिलरली जो मोनोपोली होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेलर होते हैं और उनके प्रोडक्ट के कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते मार्केट में, और वो चाहे तो एफिशिएंट लेवल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट स्टिल वो एफिशिएंट लेवल पे प्रोडक्शन नहीं करते। द रीज़न बीइंग दैट वो चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो मार्केट में हमेशा कम रहे, ताकि उसकी वजह से उनके प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा ज़्यादा रहे। बात समझ में आ रही है? वो हमेशा प्राइस को ज़्यादा चार्ज करते हैं, इवन उनकी जो प्राइस होती है वो ग्रेटर होती है मार्जिनल रेवेन्यू से। और तभी आपने सुना होगा क्या, लॉन्ग रन में भी जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। ये सवाल कई दफ़ा आपसे पूछा गया है एनटीए के एग्जामिनेशन में। वैसा कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जो लॉन्ग रन में जाकर किस तरह का प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है? तो अगर बात हो मोनोपोली के केस में तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर बात करूं मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में तो वो लोग नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। और अगर मैं बात करता हूं मोनोपोलिस्टिक के केस में तो लॉन्ग रन में जाकर वो मार्केट भी क्या करती है, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। लेकिन जो एक मोनोपोलिस्ट होता है ना, वो लॉन्ग रन में जाकर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। और ये सारे जो रीजन आप देख रहे हो यहाँ पे, वो हायर प्राइस चार्ज करेगा, वो अपने क्वांटिटी को क्या करेगा, कम रखेगा मार्केट में, एंड मेक अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो अलाइंड होते हैं मोनोपोलिस्ट के साथ में, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन प्योर मोनोपोली। प्योर मोनोपोली कहने का मतलब क्या, तो प्योरली क्या है, वो मोनोपोलिस्टिक है, ठीक है। प्योरली मोनोपोलिस्टिक बोल रहा हूं मैं, वो प्योरली सिंगल सेलर वाला इंडस्ट्री है बेसिकली। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द मार्जिनल रेवेन्यू? अभी मैंने आपको बताया प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू में अगर वो प्योर मोनोपोली है तो क्या रिलेशनशिप होगा, द प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्जिनल रेवेन्यू। क्या प्राइस ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू के? मार्जिनल का मतलब क्या, एक्स्ट्रा, और रेवेन्यू का मतलब क्या, प्रॉफिट, यानी कि जो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है उससे भी ज्यादा वो प्राइस चार्ज करता है। अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ही सीखा है कि वो हमेशा प्राइस ज्यादा चार्ज करता है, मोनोपोली जो फर्म होती है। द प्राइस इज लेस देन द मार्जिनल रेवेन्यू, ऐसा तो कभी नहीं होगा। देयर इज नो रिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं है। या फिर दे आर इक्वल, वो दोनों इक्वल होते हैं। वो दोनों इक्वल नहीं होते। वो दोनों इक्वल कहाँ पे होते हैं? आपने कहा देखा होगा, परफेक्ट कंपटीशन का केस देखा होगा, है ना। और परफेक्ट कंपटीशन का जब आप केस देखोगे तो अगर मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ परफेक्ट कंपटीशन का, तो उसकी डिमांड कर्व कैसी होती है, इस तरीके से होती है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। क्यों होती है? क्योंकि वहां पे प्राइस डिसाइड करवाई जाती है इंडस्ट्री के द्वारा और सारे फर्म्स को उसी प्राइस पॉइंट पे सेल करना पड़ता है। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन के केस में यही होती है उसकी डिमांड कर्व, यही होती है उसकी प्राइस लाइन, यही होती है आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व, और यही होती है आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो देखो मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस कहाँ पे इक्वल आपको देखने को मिलता है? परफेक्ट कंपटीशन के केस में देखने को मिलता है, ना कि मोनोपोली के केस में देखने को मिलता है। मोनोपोली के केस में हमेशा आपको प्राइस विल बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, यही आपको देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। एंड द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ अब आपको चीजें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ अ मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट, जो आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एक्सीड कर जाए आपके मार्जिनल कॉस्ट से, अब मोनोपोलिस्ट शुड, तो उस केस में मोनोपोलिस्ट को क्या करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है भैया, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या, एडिशनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आप बियर करते हो एडिशनल आउटपुट को बनाने में। बात समझ में आ रही है? और मार्जिनल रेवेन्यू क्या, जो आपने एक्स्ट्रा आउटपुट बनाया है उसके बेसिस पे कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया आपने।
अगर रेवेन्यू ज़्यादा हो रही होगी कॉस्ट से तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी आउटपुट बढ़ाना चाहिए, आपको अपनी आउटपुट को घटा देना चाहिए, कीप आउटपुट द सेम ही रखना चाहिए आउटपुट जितना आप पहले प्रोड्यूस कर रहे थे अगर आपकी रेवेन्यू ज़्यादा हो रही है कॉस्ट से तो, या फिर रेज द प्राइस को ही बढ़ा दो। ठीक है, लॉजिक क्या कहता है, ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे पास रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है कॉस्ट की तुलना में तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करूं, मैं पहले से और ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है, देयरफॉर ही विल इंक्रीज हिज आउटपुट, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ रेगुलेटर्स ब्रेक अप अ नेचुरल मोनोपोली इनटू मेनी स्मॉलर फर्म्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एक बात को समझो, मान लो कि कोई एक फर्म है, ठीक है, वो सिंगल फर्म में मैनेजमेंट क्या है कंट्रोल करती है, उसके नज़र के सामने सारे लोग होते हैं, सारा कुछ एक जगह से कंट्रोल किया जा रहा है बेसिकली। लेकिन अगर उसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए और अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब एक बात बताओ, हर जगह एक मैनेजर तो चाहिए मैनेज करने के लिए, तो जो आप कॉस्ट सेविंग कर रहे थे लोग मर्ज क्यों करते हैं, दो कंपनियां आपस में हाथ क्यों मिलाती है, ताकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए। बात समझ में आ रही है, उनकी जो कॉस्ट है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है जो उनको बियर करना पड़ता है वो रिड्यूस हो जाए ताकि वो एक ही जगह से कंट्रोल कर सके कॉस्ट सेविंग करने के लिए। बात समझ में आ रही है, अगर मान लो कि नेचुरल मोनोपोली है, सिंगल सेलर वाला वो चीज़ है और उसे अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाए, उस कारण से क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, वो घट जाएगा, वो सेम रहेगा, या फिर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ द मोनोपोलिस सप्लाई कर्व, मोनोपोलिस के सप्लाई कर्व पर डिपेंड करेगा। लॉजिक क्या कहती है, आपके ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है, तो ये सिंपल सा बस क्या बात है, आपको केवल क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ा है और इनकेस अगर नहीं भी पढ़ा है, आप मेरे चैनल में जाओ, मैंने डिटेल्ड वे में मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ाया है, समझाया है, जहां पे हमने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझने की कोशिश की है। अब उस लेक्चर के बाद इन सारे क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, पब्लिक ओनरशिप ऑफ नेचुरल मोनोपोलीज, अगर मान लो पब्लिक ओनरशिप हो जाए नेचुरल मोनोपोली का, इस कारण से क्या होगा, मतलब गवर्नमेंट के अधीन हो जाए या जो भी आप समझ सकते हो, बेसिकली टेंड्स टू बी इनएफिशिएंट। फिर वो क्या होगा, मान लो कि वो इनएफिशिएंट हो जाएगा, मतलब कि गवर्नमेंट की ही अगर बात करूं मैं आमतौर पे, अब मान लीजिए कि हर जगह गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, सब कुछ गवर्नमेंट को ही देखना है और आप प्राइवेट प्लेयर्स को एक समय के लिए वहां से हटा कर देखो। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट एक एक चीज को एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकती है अगर सारा कुछ उसके अधीन हो जाए? आमतौर पे अगर आप देखोगे, जितनी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है आज के डेट में, वो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है उस कंट्री के कंपैरिजन में जहां पे कभी सोशलिज्म आप देखते हो या फिर कम्युनिज्म आप देखते हो वहां पे। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब क्या है, वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स को छूट दिया गया था, और अगर मान लो कि कोई एक प्राइवेट प्लेयर है वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को संभाल रहा है तो वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से संभाल सकता है एज कंपेरिजन टू अगर उसी व्यक्ति को बहुत सारे कुछ को टैकल करना पड़े, संभालना पड़े तो। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को देखेंगे, डिकोड करेंगे, लॉजिक लगाएंगे और फिर उसके बाद हम ऑप्शन पिक करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक ओनरशिप अगर हो जाता है नेचुरल मोनोपोली का, तो देन क्या होगा, इट टेंड्स टू बी इनएफिशिएंट, उसकी क्षमता कम हो जाएगी पहले की तुलना में, क्योंकि उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है मे बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो क्या है नेक्स्ट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूजिंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस टू फोर्स अ नेचुरल मोनोपोली टू चार्ज अ प्राइस इक्वल टू हिज मार्जिनल कॉस्ट वेल। अगर मान लो गवर्नमेंट क्या करे, मोनोपोलिस्ट को कहे कि तुम्हें उतना ही प्राइस चार्ज करना है जितना तुम्हारी मार्जिनल कॉस्ट है, तो ये वाला कंडीशन तो हम वहां देखते हैं ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में। अगर यहाँ पे भी बोला जाए, मोनोपोलिस्ट का हमेशा इरादा क्या होता है, क्वांटिटी कम रखना है ताकि प्राइस बढ़ा रहे, मुझे प्राइस भी ज़्यादा चार्ज करना है क्योंकि मेरे प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं जितना मांगूंगा लोग मुझे उतना देंगे भी, वही तो मोनोपोली है, एकाधिकार। बात समझ में आ रही है, अगर गवर्नमेंट जबरदस्ती करेगी, उसे फोर्स करेगी, तो वो मार्केट से क्या हो जाएगा, एग्जिट कर देगा। कॉज द मोनोपोलिस्ट टू एग्जिट द मार्केट, जो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंपेयर टू अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अ मोनोपोली मार्केट विल यूजुअली जनरेट। अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के कंपेयर में बात किया जाए तो मोनोपोली मार्केट जो होता है वो यूजुअली क्या जनरेट करता है, हायर प्राइसेस एंड लोअर आउटपुट। ध्यान से देखेंगे, हायर प्राइसेस एंड हायर आउटपुट, हायर प्राइसेस एंड लोअर आउटपुट, लोअर प्राइसेस एंड हायर आउटपुट। और अभी हमने डिस्कस किया है वो क्या करता है, वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा और अपने आउटपुट को हमेशा लो रखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बताती है, अ मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग द क्वांटिटी एट विच। मोनोपोलिस्ट अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को सेल करके एट विच मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, जहां पे एम आर इक्वल्स टू एमसी होती है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स प्राइस, जहां पे एम आर इक्वल्स टू प्राइस होती है। हमने भी देखा है क्या होता है, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। आगे देखिए, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस, एमसी इक्वल्स टू प्राइस हो जाए। जब ऐसा कर रहा था गवर्नमेंट, वो तो मार्केट से भाग रहा था ना, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा है। और उसके बाद देखो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स डिमांड, मार्जिनल कॉस्ट डिमांड के बराबर हो जाएगी या फिर नन ऑफ द अबव बेसिकली। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे क्वेश्चंस क्यों लेकर आता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ अपने सेशन में, भले सेम क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होने वाले हैं। सिमिलरली अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, हर तरह के क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से टैकल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। हमने मार्केट स्ट्रक्चर में भी सीखा है, आपका एम आर इक्वल्स टू एम सी होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, एम सी कर्व शुड कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। बात समझ में आ गई, फ्रॉम बिलो। आपने देखा भी है आपकी एमसी कर्व इस तरीके से होती है यू शेप्ड में, और वो उससे एमआर कर्व को फ्रॉम बिलो कट करनी चाहिए। ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से हमारी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है ये। अ फर्म हुज एवरेज टोटल कॉस्ट कंटिन्यूअसली डिक्लाइंस एट लीस्ट टू द क्वांटिटी दैट कुड सप्लाई द इंटायर मार्केट इज नोन एज। अब एक बात को समझो, एक ऐसी फर्म है जिसकी एवरेज टोटल कॉस्ट लगातार घट रही है, ठीक है, continuously declines at least to the quantity that could supply the entire market is known as। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी जो आंसर है ना वो क्या है, नेचुरल मोनोपोली। ज्यादा मत सोचिए, मैं इसको डिफाइन करता हूँ किस तरीके से। अब एक बात को समझो, नेचुरल मोनोपोली कहने का मतलब जो क्या है पूरी दुनिया में केवल एक हो। उदाहरण के तौर पे मान लो जो हमें केवल पूरी दुनिया में एक ही देखने को मिल रहा है, जैसे कि अगर आप इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे देखने को मिलेगा ओजोन लेयर का मार्केट। बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, बट क्या हम उसके लिए पे कर रहे होते हैं, हम पे नहीं कर रहे होते हैं। वो हमें भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है, यानी कि जो सन से हार्मफुल रेडिएशंस आ रहे होते हैं हमारे तक, वो हम तक पहुंचने नहीं देता, हमें वो बचाता है, वो एक लेयर की तरह काम करता है। इसीलिए कहा यह जाता है जो हम रेफ्रिजरेटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, है ना, एसी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या रिलीज होती है, CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वो क्या करती है, ओजोन लेयर को जाकर डिप्लीट कर रही होती है। ठीक है, जिसके कारण से वहां पे एक छिद्र बनता है, छेद, होल्स बन जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हार्मफुल रेडिएशन हम तक पहुंचते हैं, जिसके कारण हमें स्किन कैंसर का भी खतरा मंडरा रहा होता है। बात समझ में आ गई, तो ओजोन लेयर हमें हेल्प कर रही होती है। तो नेचुरल मोनोपोली कहने का मतलब है वैसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसकी टोटल कॉस्ट लगातार क्या हो रही होती है, डिक्लाइन हो रही होती है, लेकिन सप्लाई सबको प्रोवाइड किया जा रहा होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल मोनोपोली हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया आपके साथ में मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आने वाले दिनों में हम और क्वेश्चंस को इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसी तरीके से पढ़ते रहो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप आईएफएस के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप एक बिगनर हो, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार कि आईएफएस पे हम किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, ये सारे जो यूनिट आप देख रहे हो वो हमारे एनटीए के सिलेबस ही है, जहाँ पे हम यूनिट वाइज प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और जब तक एक यूनिट कवर नहीं होता हम दूसरे यूनिट में एंटर नहीं करते। यानी कि अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स ही कवर करना चाहते हो, आप केवल उस पर टैप करते हो, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर में मान लो सपोज करो आज लेक्चर हुई है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो सारा कुछ आपको एक सीक्वेंस में देखने को मिलता है। और हर एक लेक्चर के नीचे उसके नोट्स प्लस उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको गिवन होते हैं, ताकि आप इवेल्युएट कर सको अपनी लर्निंग को भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।